हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अमितोष कुमार मिश्रा। दोस्तों, पिछले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस करने के लिए बोला था। तो उन सभी क्वेश्चन पे स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी लेवल की एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम हो, ये सभी क्वेश्चन इन सभी एग्ज़ामों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी स्टेट के वनडे एग्ज़ाम के लिए है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और मित्रों, अगर क्वेश्चन जो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं अगर वो अच्छे हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इन क्वेश्चनों का फ़ायदा उनको भी हो सके। तो फर्स्ट मित्रों डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल से सारे क्वेश्चन जो हैं वो मित्रों टाइम नहीं होने की वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रहा था। तो ये सभी क्वेश्चन देखते हैं सिस्टमेटिक वे में। मित्रों, फर्स्ट जो है आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। तो आर्टिकल 52 जो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति के जो चुनने की प्रक्रिया है उससे संबंधित है। मित्रों, 4 से 5 वीडियो में ही ये पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर देंगे। 15-15 मिनट के मेरे 4 से 5 वीडियो बनेंगे और टाइम न होने के कारण मैं इसे शेयर नहीं कर पा रहा था। तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मित्रों, फर्स्ट जो मेरा है आर्टिकल से रिलेटेड, जो आगामी जो 51 ए के बाद के जितने आर्टिकल हैं उनसे संबंधित है। तो आर्टिकल 52 जो है भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन से संबंधित है। 52 जो है निर्वाचन की ये 52 ये बोला गया है कि भारत में राष्ट्रपति होना चाहिए। 54 जो है आर्टिकल 54 जो है बोलता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। 55 ये बोला कि निर्वाचन में क्या रीति है, यानी कि उनके निर्वाचन में क्या क्या स्थितियाँ हो सकती हैं, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर उसके बाद 56 जो है भारत के राष्ट्रपति की जो पदावधि है उसके बारे में बोला गया है कि उनकी पदावधि 5 वर्ष के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका 63 जो है भारत में उपराष्ट्रपति एक होनी चाहिए, राष्ट्रपति के साथ साथ जो उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए। 64 जो है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेय सभापति की बात की गई है कि जो अपर हाउस है लोकसभा और राज्यसभा, उसमें अपर हाउस जो है आपका राज्यसभा है, लोअर हाउस जो आपका लोकसभा है। और संसद इन तीनों से मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बना होता है। तो जो अपर हाउस है उसका पदेय सभापति उपराष्ट्रपति को बताया गया है 63 के अकॉर्डिंग, 64 के अकॉर्डिंग। और 65 बोला गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार, यानी कि वो अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो 65 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति ही देश का राष्ट्रपति की वो सारी शक्तियाँ उसमें समाहित होंगी। नेक्स्ट आपका 66 जो है आपका उपराष्ट्रपति का पदावधि है। नेक्स्ट आपका 76 अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, जो कि इसमें जो है के वेणुगोपाल राव हैं, के वेणुगोपाल हैं। 76 अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। उसके बाद 148 आपका जो है कैग से रिलेटेड है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल 148। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है वो 164 है, जो कि ये बोला है 164 जो है वो मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, यानी कि मुख्यमंत्री सीएम की नियुक्ति और अन्य जो भी मंत्रियों की नियुक्ति सीएम के परामर्श से, दोनों जो है वो राज्यपाल के द्वारा होता है। ये आपका आर्टिकल 164 बोला गया है, 164 बोलता है। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है मित्रों, नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 315 जो है वो संघ और राज्य की लोक सेवा आयोग से संबंधित है कि संघ यानी केंद्र में और राज्यों में उनकी खुद की लोक सेवा आयोग होंगी। 316 जो है आपका जो आर्टिकल है वो 316 जो है वो संघ और राज्य की लोक सेवा आयोग से संबंधित है कि संघ यानी केंद्र में और राज्यों में उनकी खुद की लोक सेवा आयोग होंगी। 317 जो है आपका जो आर्टिकल है वो 318 यानी केंद्र में और राज्यों में उनकी खुद की लोक सेवा आयोग होंगी।
324 आर्टिकल ये बताता है कि निर्वाचन आयोग का गठन होता है। आर्टिकल 280 आपका वित्त आयोग का गठन बोलता है, वित्त आयोग का गठन। 280, 249 आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 आपका जो है वो आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 ये बोलता है कि राज्य सूची किसी विषय में राष्ट्रहित में संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। यानी कि राज्य सूची किसी भी विषय में संसद को ये पूरी शक्ति निहित है कि वो कानून बना सकता है किसी भी, चाहे राज्य को पार्टीशन हो सके, चाहे राज्य में आपका कोई नई कानून बना सके, वो सारी शक्तियाँ जो है संसद में निहित होती हैं। ये आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग। और 368 आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो कानून संसद बनाता है उसकी क्या यानी कि विधियां हैं, यानी कि संसद के द्वारा जो कानून बनता है उन कानूनों में कैसे बनाया जा सकता है। जैसे ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है और इसमें ये बोला गया है कि 368 के अकॉर्डिंग 368 के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि साउथ अफ्रीका जो लिया गया है वो कानून बनाने की प्रक्रिया संबंधित है। ये कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा अनुमोदन के लिए, फिर राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर बनाएगा। तो या फिर कुछ और भी कुछ कानून होते हैं जिनमें सभी राज्यों को भी उसमें अनुमोदन करना होता है, जैसे जीएसटी लागू हुआ, या फिर कुछ बड़े कानून होते हैं जिनमें पूरे कई राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है। तो ये जो आपकी जो नीतियाँ हैं वो 368 के अकॉर्डिंग है, जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फिर आपातकाल 3 प्रकार के आपातकाल का इसमें बात की गई है। फर्स्ट आपातकाल आपका 352, दूसरा आपातकाल है आपका 356 और तीसरा आपातकाल 360 है। 352 जो आपातकाल है इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी जो लिया गया है वो आपका जर्मनी से, आपातकाल जो जो विधियाँ हैं वो जर्मनी से ली गई हैं। तो जो आपका 352 जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी प्रावधान है, वो स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है, स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है। और 356 जो है वो राष्ट्र जो है वो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। और 360 जो है वो वित्तीय आपात से संबंधित है। 358 में ये बोला गया है कि आपातकाल के समय जो आर्टिकल 90 है, बोलने का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार, ये पूरी तरह खत्म हो जाता है 358 के अकॉर्डिंग। यानी 358 के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि आपातकालीन के दौरान अनुच्छेद 19 जो है, आर्टिकल 19 जो है, जिसमें बोलने का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता या फिर कहीं सभा करने की स्वतंत्रता, ये सब जो है निलंबित हो जाती है। नेक्स्ट मित्रों बात करेंगे हम लोग कुछ जो संवैधानिक सभा की प्रमुख समितियां हैं उसके बारे में। तो संवैधानिक सभा में जो संचालन, जो अध्यक्ष थे उसके राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे संवैधानिक संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय यानी केंद्रीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, एक संघ था एक प्रांत था, एक संघ था और एक प्रांत मतलब राज्य। तो जो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल जी थे। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी आपके वल्लभ भाई पटेल ही थे। और संविधान सभा के जो निर्माता माने जाते हैं वो अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है। नेक्स्ट मित्रों जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है वो ये होता है कि भाग कौन सा है इसमें। तो भाग जो है वो 9वां जो भाग है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है पार्ट। तो पार्ट 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। 9 क और 9 ख ये ए और बी करके है। इसमें एक 9 अ में जो है वो, क में जो है वो नगर पालिका संबंधित है और 9 ख में जो है वो सहकारी समिति से संबंधित है। नेक्स्ट मित्रों हम लोग डिस्कस करेंगे अब जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे।
तो आपका जो बुद्ध के जीवन से स्टार्ट करते हैं, भगवान भगवान बुद्ध के। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म जो हुआ था वो उनकी माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है इसमें। और इनकी पत्नी का नाम जो था यशोदा था। 29 वर्ष की आयु में ये क्या किए, गृह तो को त्याग कर दिए। और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में इनको बोधि वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 563 ईसा पूर्व में जन्मे भगवान बुद्ध का जो मृत्यु हुआ है उनको महापरिनिर्वाण बोला गया। महापरिनिर्वाण जो कि कुशीनगर में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण जिनको बोला गया था, वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। यानी कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण हुआ 80 वर्ष की अवस्था में। और इनके जो महापरिनिर्वाण को जो बोला प्रतीक चिन्ह बोला गया वो स्तूप से दर्शाया गया है। आपका सर्वाधिक उपदेश, इनका जो प्रथम उपदेश था वो धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश, जो कि ये सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती ज़िला में दिए थे, जो कि आपका लखनऊ के पास पड़ता है ये। और इनका जो महापरिनिर्वाण मंदिर है वो आपका कुशीनगर में है। नेक्स्ट मित्रों बात करेंगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके, हाँ मित्रों, कोस्ट लाइन एरिया आप देख लीजिए। तो कोस्ट लाइन एरिया, जो भारत की कोस्ट लाइन एरिया है वो सबसे लंबी जो आपका आंध्र प्रदेश का माना जाता है, गुजरात का माना जाता है। सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन एरिया है वो गुजरात का माना जाता है। दूसरे नंबर पे आपका जो है वो आंध्र प्रदेश का माना जाता है। तो कोस्ट लाइन एरिया में आपको जो मेन जो कोस्ट लाइन एरिया है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो कोस्ट लाइन एरिया है कोंकण रीजन, जो कि महाराष्ट्र गोवा तक फैला हुआ है। गोवा से लेके केरला के एंड पॉइंट तक जो फैला हुआ है वो मालवार है। फिर उसके बाद केरला के एंड पॉइंट से आपका विशाखापत्तनम तक जो फैला हुआ है वो आपका कोरोमंडल है। और विशाखापत्तनम से जो हल्दिया तक फैला हुआ है वो आपका उत्तर यानी नॉर्थ सर्कस उसको बोलते हैं। तो ये आपका 4 आपका जो है कोस्ट लाइन एरिया है। नेक्स्ट मित्रों बात करेंगे अगर हम इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका घास के मैदान, जो कि हर साल एक क्वेश्चन इससे रहते हैं। आपका घास के मैदान, जो भारत में घास पाए जाते हैं वही आपके ग्रास लैंड, आपको इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में भी पाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में जब पाए जाते हैं तो इनको एक नाम दे दिया गया है। जैसे ये आपका प्रेयरी जो है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में जो ग्रासलैंड है बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका में जो है प्रेयरी है। सवाना, जो कि आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होता है और ये काफ़ी बड़े होते हैं। इनकी हाइट 3 से 4 फीट के आसपास होती है। और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, जो कि गर्म क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और ये आपका पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेपी जो घास के मैदान है ये शीतोष्णकटिबंधीय है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे यूरेशिया, जैसे रसिया क्षेत्र जो कि काफ़ी ठंडे बर्फ से ढके होते हैं, तो उन क्षेत्रों में स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपास आपका जो हो गया वो अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील यानी दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है ये। नेक्स्ट आपका जो है लानोस भी आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, बट एक पार्टिकुलर कंट्री में पाया जाता है ये, वेनेजुएला। जो कि आपके दक्षिणी अमेरिका में होता है। तो दक्षिणी अमेरिका के एक वेनेजुएला कंट्री में आपका लानोस पाया जाएगा। और नेक्स्ट आपका वेल्ड जो है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही, लेकिन साउथ अफ्रीका में पाया जाता है वेल्ड। और सिलवासा जो आपका है वो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, सिलवासा। नेक्स्ट मित्रों बात करेंगे अगर हम, तो कुछ तेल शोधन कारखाने हैं जो कि बहुत ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन हर साल हर एक एंट्रेंस में पूछा जाता है। तो तेल शोधन कारखाने आपके, अगर यूपी से आप हैं तो मथुरा में तेल शोधन कारखाना है। बिहार से आप हैं तो बरौनी में तेल शोधन कारखाना है। असम में आपका जो है वो नुमालीगढ़, असम में। और अगर आंध्रा से आप हैं तो तातीपाका।
और अगर आप तमिलनाडु से हैं तो नागापट्टिनम तेल शोधन रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी जो ये आपका बहुत बड़े स्तर पे एक होता है। और अगर आप केरला से हैं तो आपका कोच्चि तेल शोधन कारखाना, आप कर्नाटका से हैं तो कर्नाटका में आपका मंगलोर तेल शोधन कारखाना, और आप गुजरात हैं तो गुजरात से आपका जामनगर, और आपका एक कोयली कोयली और रिलायंस का भी रिफाइनरी है वहाँ पे। तो ये आपका तेल शोधन कारखाना है। नेक्स्ट अगर देखें तो अगर हम बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे जो कि आपका जो एग्ज़ाम भी उससे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड से कुछ क्वेश्चन है। जैसे आप मान लीजिए यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है यूरोपियन यूनियन का बेल्जियम ब्रसल्स में है। दूसरा जो है यूनेस्को आप हर साल बड़ा इम्पोर्टेंट है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय धरोहरों की जो वस्तुएं हैं या फिर जैसे स्मारकें हैं उनका संरक्षण का ये काम करता है यूनेस्को। हेरिटेज जो भी प्लेसेस हैं उनका संरक्षण काम करता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में फ्रांस में है। ये भी आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। और यूनिसेफ जो कि वर्ल्ड में जो चाइल्ड से जो प्रॉब्लम रिलेटेड होते हैं उनको ये दूर करने काम करता है। तो इसका जो मुख्यालय है यूनिसेफ का वो आपका न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। फिर आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि वैश्विक जो व्यापार है उसको बढ़ावा देता है, वैश्विक व्यापार संगठन इसको कहते हैं। और ये इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहले जो नाम था 1995 के पहले इसका जो नाम था गट्टा, बाद में 1995 में इसे कन्वर्ट कर दिया गया तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको कर दिया गया है। फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। फिर सार्क इसका फुल फॉर्म जो है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का एक ये है। और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। 1985 में इसका स्थापना किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो कि वियना ऑस्ट्रिया में है। और ओपेक भी जो है आपका वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक का फुल फॉर्म जो है वो ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ये आपका उन सभी कंट्री का समूह है जो कि पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं। और इसका भी मुख्यालय आपका वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट मित्रों बात करें तो बड़ा इम्पोर्टेंट है जो कि आपका हर साल एक क्वेश्चन इससे रहेगा, वो रहता है पर्वत श्रृंखलाओं से। तो पर्वत श्रृंखलाएं मित्रों आल्प्स जो हैं यूरोप और एशिया की जो है प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की ये पर्वत श्रृंखला है। दूसरा जो है एंडीज जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। एंडीज आपका दक्षिणी अमेरिका में है। ये हिमालय आपका जो है दक्षिण मध्य एशिया में पाई जाती है। इसका जो सबसे ऊंचा जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। और आल्प्स जो है वो मध्यवर्ती यूरोप में है। एल्ब्रूज जो कि ईरान में इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ईरान में अल्ब्रूज। फिर इसका एटलस नाम सुने होंगे आप, एटलस की बुक भी आती है जो कि आपकी उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकन में ये आपका पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये पाई जाती है। यूराल पर्वत नाम सुने होंगे आप, मध्य रूस में ये पर्वत श्रृंखला है। और रॉकी पर्वत जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट हर साल एक क्वेश्चन आता है कि माउंट एल्बर्ट। और एक आप और नाम सुने होंगे किलिमंजारो जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है। तो नेक्स्ट मित्रों हम थोड़ी सी और कुछ अगर पॉइंट पे डिस्कस करें तो आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ क्रांति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपका जो है हरित क्रांति जिनको MS स्वामीनाथन, जो हाल ही में भी आपका भारत रत्न दिया गया है 5 लोगों का, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव। तो MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। और ये गेहूं की खेती से संबंधित जो है बहुत ज़्यादा इनका योगदान है, गेहूं के मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित। तो हरित क्रांति जो है ये आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है।
दूसरा जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो है वो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति आपका जो है सिल्वर रेवोल्यूशन, ये आपका एक से संबंधित है, अंडा उत्पादन से। कृष्ण क्रांति यानी कि क्रूड ऑयल ब्लैक रेवोल्यूशन, ये आपका क्रूड ऑयल से संबंधित, कच्चे तेल से, पेट्रोलियम तेल से संबंधित है। सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन आपका जो है सेब से, एप्पल से संबंधित है, फल उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति आपका जो है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति आपका मस्टर्ड ऑयल से संबंधित है। और भूरी क्रांति आपका उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति आपका जो है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति आपका टमाटर और जो नॉनवेज मांस और टमाटर के उत्पादन संबंधित है लाल क्रांति। तो आज के लिए मित्रों में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का संग्रह मैं आपको शेयर करूँगा। मित्रों, आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।